नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप मैक्सिमम लोगों तक इस कंटेंट को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये। The nurse is caring for a client with arteriosclerotic heart disease. The nurse recognized that the non-modifiable risk factor in the development of arteriosclerotic heart disease is. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि साहब एक मरीज है जिसको आप केयर दे रहे हो, उसको आर्टीरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज है। आर्टीरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज है। नर्स रिकॉग्नाइज कर रही है कि कौन सा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हार्ट डिजीज के डेवलपमेंट होने में। इस हार्ट डिजीज के डेवलपमेंट होने में नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है? फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, डाइट या एक्सरसाइज। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। जितनी भी हार्ट डिजीज होती है उसमें दो तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होता है मॉडिफाइबल और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अगर किसी आदमी में एक्सरसाइज की कमी की वजह से हार्ट डिजीज हो रही है तो उसको एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं। अगर डाइट की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट डिजीज हो रही है तो उसके डाइट का पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं, लो सोडियम लो फैट डाइट दे सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीज हुई है तो ब्लड प्रेशर की दवाई लेके उसके बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल मतलब इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हो, डाइट चेंज कर सकते हो, एक्सरसाइज करवा सकते हो। लेकिन जो फैमिली हिस्ट्री है ये मॉडिफाइबल नहीं है, ये नॉन मॉडिफाइबल है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर फैमिली हिस्ट्री आपको रहेगी वो चेंज नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर काउंट करते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या बनेगा? ए, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फैमिली हिस्ट्री नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर काउंट होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The physician has ordered phenylazine and monoamino oxidase inhibitor for a client who is currently taking paroxetine. मरीज पैरोक्सेटिन ले रहा है और उसको आपने फेनेलाजीन दवाई शुरू की। फेनेलाजीन दवाई एक मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। तो नर्स क्या करेगी? मतलब मरीज पहले से पैरोक्सेटिन दवाई ले रहा है और अब उस मरीज को क्या शुरू कर दिया? फेनेलाजीन दवाई शुरू कर दिया। मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर की दवाई है फेनेलाजीन। तो अब नर्स क्या एक्शन लेगी? फर्स्ट है गिव द मेडिकेशन टुगेदर एज ऑर्डर, दोनों दवाई एक साथ दे देंगे। क्लैरिफाई द ऑर्डर विद द फिजिशियन, फिजिशियन के साथ में ऑर्डर को क्लैरिफाई करेंगे। रिक्वेस्ट एन ऑर्डर फॉर एंटी पार्कोंसियन मेडिकेशन, एंटी पार्कोंसियन मेडिकेशन के लिए ऑर्डर की रिक्वेस्ट करेंगे। और लास्ट है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एट डिफरेंट टाइम, दवाई को अलग अलग समय एडमिनिस्टर करेंगे। कौन सी चीज जो है वो यहाँ पे आप काम में लेंगे? जब मरीज को पैरोक्सेटाइन पहले से ले रहा है, पैरोक्सेटाइन दवाई जो है वो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएक्टिव इनहिबिटर ग्रुप की दवाई है, एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की दवाई। और मोनोएमाइनो ऑक्सीडेज भी एक एंटी डिप्रेसेंट है। तो एसएसआरआई तो पहले से ले रहा है और अब उसको मोनोएमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दवाई जो है वो प्रेस्क्राइब की गई है। तो देखिएगा, अगर कोई मरीज पहले से जो है पैरोक्सेटाइन ले रहा है तो उस मरीज को मायोस दवाई जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों दवाई मरीज ने एक साथ ली तो उसको सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। दोनों दवाई एक साथ लेने पे उसको सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। तो सीरोटोनिन सिंड्रोम को रोकने के लिए आप दोनों दवाई एक साथ नहीं दे सकते। तो इस दवाई को देने से पहले जो ये ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को पहले क्या करेंगे? आप क्लेरिफाई करेंगे फिजिशियन से, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये सही नहीं है। इस ऑर्डर की दवाई हम साथ में नहीं दे सकते, ये खोटा जवाब है। पार्किंसन दवाई नहीं देने की जरूरत है यहाँ पे और अलग अलग टाइम पे देने की जरूरत नहीं है। आप दे ही नहीं सकते इन दोनों दवाइयों को एक साथ, क्योंकि इन दोनों दवाइयों को एक साथ देने पे मरीज को सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। एंटी पार्किंसोनियन दवाई जो होती है वो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की दवाई होती है। ये सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है, इससे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट नहीं होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। सीरोटोनिन सिंड्रोम जो है उसमें सीरोटोनिन का लेवल ज्यादा हो जाता है
और ज्यादा होगा अगर आप SSRI और मायो दोनों एक साथ देते हैं। दोनों ही एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की दवाई है। 3 दवाई होती है एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की, SSRI, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। और इन तीनों कैटेगरी में 2 दवाई एक साथ ये काम में नहीं लेते हैं, इससे सीरोटोनिन सिंड्रोम होने की संभावना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, which technique should the nurse use to prevent air from entering the stomach during a nasogastric tube feeding? जब मरीज को आप एनजी ट्यूब फीडिंग दे रहे हो तो स्टोमक के अंदर एयर को एंटर होने से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लोगे? जब आप मरीज को एनजी ट्यूब फीडिंग दे रहे हो तो स्टोमक के अंदर एयर को एंटर होने से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में लोगे? फर्स्ट है, पोर कर दोगे सारे फॉर्मूला सिरिंज के अंदर बैरल के द्वारा क्लैंप को ओपन करने से पहले। दूसरा है, ओपन करोगे क्लैंप को और पोर कर दोगे फॉर्मूला को और कंटिन्यूअस फ्लो को डाउन की तरफ आप जाने दोगे। तीसरा है, रिलीज करोगे क्लैंप को बिफोर पोरिंग ऑल द फॉर्मूला इनटू द सिरिंज बैरल। और लास्ट है, ओपन करेंगे क्लैंप को, अलाउ करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मूला को एंटर करने के लिए स्टोमक में, फॉर्मूला बाकी वाले फॉर्मूला को ऐड करने से पहले। तो एनजी ट्यूब फीडिंग देने से पहले एयर को एंटर को प्रिवेंट करने की टेक्निक क्या रहेगी? एयर की एंटर को प्रिवेंट करने की टेक्निक क्या रहेगी? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। 4 ऑप्शन आपको यहां पे दिए हुए हैं, मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, मैक्सिमम लोगों का जवाब सही होना चाहिए। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। देखिएगा, क्लैंप को पहले ओपन नहीं करना है ना, फीड को भरने से पहले आप क्लैंप ओपन करोगे तो एयर एंटर हो जाएगी। तो एयर एंटर प्रिवेंट करने की टेक्निक क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत ही शानदार, कि हम पहले क्या कर देंगे, पोर कर देंगे सारे फॉर्मूला को सिरिंज के बैरल के अंदर क्लैंप को ओपन करने से पहले। बिफोर ओपनिंग द क्लैंप हम सारे फॉर्मूला को बैरल के अंदर डाल देंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे एयर एंटर नहीं होगी। अगर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वाली टेक्निक आप यूज करते हो तो एयर एंटर हो जाएगी, और एयर एंटर होगी स्टोमक के अंदर तो प्रॉब्लम करेगी। इसलिए ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु हैज अंडरगोन ए राइट लोबेक्टमी। मरीज को राइट लोबेक्टमी किया गया है। कौन सी असेसमेंट शुड अलर्ट द नर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग? एक नर्स है जो असेस कर रही है क्लाइंट को जिसका अभी अभी राइट लोबेक्टमी हुआ है। क्या हुआ है? राइट लोबेक्टमी। कौन सा असेसमेंट अलर्ट करेगा नर्स को कि मरीज में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है? कौन सा असेसमेंट अलर्ट करेगा नर्स को कि मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है? फर्स्ट ऑप्शन है, यूरिन आउटपुट 200 ml ड्यूरिंग द पास्ट 3 आवर्स। पिछले 3 घंटे में यूरिन आउटपुट 200 ml। सांग्विनस चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एट ए रेट ऑफ 50 ml पर ओवर फॉर लास्ट 3 आवर। पिछले 3 घंटे में पर ओवर 50 ml सांग्विनस चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हो रहा है। रेस्टलेसनेस एंड या डिक्रीज हो रही है पल्स रेट और डिक्रीज हो रहा है रेस्पिरेशन। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करती है कि वहां पे मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है? कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करती है इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। इंटरनल ब्लीडिंग की फाइंडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड लॉस, बॉडी में तकलीफ, सांस की तकलीफ। सांस है तो आस है साहब, यूनिवर्सल फॉर्मूला। मरीज को होगा हाइपोवोलिमिया, जिससे मरीज होगा रेस्टलेसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मरीज को होगा हाइपोवोलिमिया और मरीज में देखने को मिलेगा रेस्टलेसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पॉसिबल साइन जो है इंटरनल ब्लीडिंग के यहाँ पे वो यही 2 साइन है जो देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है क्योंकि ये नॉर्मल फाइंडिंग है यूरिन आउटपुट का 3 घंटे में 200 ml होना। ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि कलर और रेट जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का है वो एक्सपेक्टेड है लोबेक्टोमी के बाद में। सांगुइनस चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज 50 ml की रेट पे हर घंटे वाले 3 घंटे के अंदर ये नॉर्मल है लोबेक्टोमी के बाद में। और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि पल्स रेट डिक्रीज और रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज होना ब्लीडिंग को इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि जब भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। इसलिए ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेस्टलेसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करेक्ट आंसर बनेगा जो कि इंटरनल ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्टोर पे जाइए और टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग का ये ऐप आपको ऊपर ही ऊपर मिलेगा। और इस ऐप को इतना प्यार मिला है कि ये ऐप जो है मार्केट में बहुत अच्छे से सुपर रेटिंग के ऊपर है। और ये सब आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं हैं जो टीम नोबल को आपने दी है। इसके लिए टीम नोबल आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती है।
नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है वो यूनिक क्यों है? क्योंकि इस ऐप के ऊपर आ चुकी है फ्री वेलकम नोबल टेस्ट सीरीज, जहां पे एनक्लेक्स बेस के नॉर्सेट पैटर्न के वो टेस्ट अवेलेबल है जिसको देके आप अपने ज्ञान का असेसमेंट कर सकते हैं, आप अपने कंसेप्चुअल स्टडी का असेसमेंट कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है? इंस्टॉल कर दीजिए ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा उस नोबल नर्सिंग ऐप की टेस्ट वेलकम टेस्ट सीरीज के अंदर, और उसके बाद में आप अपने ज्ञान का अवलोकन कर सकते हैं। आराम से टेस्ट को दीजिए और आपको उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लगातार इस तरह की टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू वीडियो लेक्चर सब अवेलेबल होंगे। तो आपको करना सिर्फ है इंस्टीट्यूट के ऐप को इंस्टॉल कर देना है, ऐप को अपने मोबाइल में रखना है और बार बार इस ऐप के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा मैटर अवेलेबल हो रहा है। इस ऐप की सेटिंग में जाके रेटिंग जरूर दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट काम है। सेटिंग में जाके रेटिंग जरूर करिएगा और अपना इंपॉर्टेंट सुझाव ऐप के बारे में दीजिए, इसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी तरह की कंसेप्चुअल स्टडी, कंसेप्ट बनाने लाइफ में जरूरी है, कंसेप्चुअल स्टडी आपको नोबल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा है। एड्रेस बहुत सिंपल है, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन बैच 2:30 बजे से लग रहा है। लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। लहरिया स्वीट होम के सामने ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जुड़ जाइए नोबल टीम के संग। एक बेहतरीन क्लासरूम स्टडी के लिए, कंसेप्चुअल स्टडी के लिए हर अल्टरनेट डे टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, मेगा टेस्ट, मिनी टेस्ट, दुनिया भर की चीजें जो कि नोबल टीम आपको प्रोवाइड कराएगी ताकि आप जो है अपने टारगेट तक पहुंच पाए और सफलता को अर्जित कर सके। तो इसी इंपॉर्टेंट सूचना के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। एक मरीज है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो चुका है और मरीज ने 4.1 केजी वेट को लॉस किया है। कितना वजन लॉस किया है? 4.1 केजी। जब मरीज हॉस्पिटलाइज हुआ तब से वेट लॉस जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ है? मतलब आपको किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन है 2 पाउंड, 4 पाउंड, 7 पाउंड, 9 पाउंड। 4.1 केजी वेट आपको दिया हुआ है और इसको पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो जो है उसके अंदर होता है 2.2 पाउंड। 1 केजी इज इक्वल टू 2.2 एलबीएस। तो 4 किलो में कितने पाउंड होंगे ये आपको पता करना है। बहुत सिंपल है, 1 किलो में अगर 2.2 है तो 4 केजी में कितने पाउंड होंगे? 1 किलो में अगर 2.2 है तो 4 केजी में कितने पाउंड होंगे? जरा सी मैथ्स लगाइए और जवाब दे दीजिए। 2 4 7 9 कितने पाउंड होंगे? जवाब लिख दीजिएगा 2479। जवाब लिख दीजिएगा। सिंपल है, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 8 और 2 10, 1 9 और 2 छोड़ के पॉइंट, तो 9.02 एलबीएस या पाउंड। 9 पाउंड कहां लिखा हुआ है? डी। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 2 4 और 7 तीनों ही खोटे जवाब है। 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 किलो में अगर 2.2 एलबीएस है तो 4.1 केजी में सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 9 पाउंड या 9 एलबीएस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए 40-year-old client with myocardial infarction, 40 साल के मरीज को एमआई हुआ है। Tell the nurse my father died with a heart attack when he was in his 40s and I guess I 40 साल का मरीज जिसको एमआई हुआ है, उसने नर्स को क्या बोला है कि मेरे पिताजी भी हार्ट अटैक की वजह से गए थे 40 साल की उम्र में और मुझे लग रहा है कि अब मैं भी निकलने वाला हूं, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? इस सिचुएशन में जब मरीज का ऐसा स्टेटमेंट आया कि वो निकलने की बात कर रहा है, उस सिचुएशन के अंदर नर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा डाटा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रेस्पॉन्स रहेगा, कौन सा रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएट रहेगा? फर्स्ट है टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम और क्या फील करते हो। दूसरा है आर यू थिंकिंग यू वुड नॉट रिकवर फ्रॉम दिस? क्या तुम ये सोचते हो कि तुम इससे रिकवर नहीं करोगे? तीसरा है यू हैव एन एक्सीलेंट डॉक्टर सो आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। अरे तुम बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब के पास में आए हो और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम एकदम सही हो जाओगे। और लास्ट है आई वुड थिंक दैट्स अनलाइकली बिकॉज वी हैव मच बेटर ट्रीटमेंट नाउ। मैं ऐसा सोचता हूं कि हाँ आजकल जो है हमारे पास में अच्छे ट्रीटमेंट है, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास में ट्रीटमेंट सेवाएं बढ़िया है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट रहेगा? इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं, एक मार्क्स गार्ड मान लीजिएगा कि आपको क्लोज एंडेड आंसर नहीं देने, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं।
क्लोज एंडेड का मतलब है आपका स्टेटमेंट है, मरीज आगे बोल ही नहीं सकता। जैसे आप कहते हो कि नहीं नहीं आजकल ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं होता है, ये क्लोज एंडेड है, बात यही खत्म हो गई। आप कह रहे हो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब के पास में तुम्हें कुछ नहीं होगा, बात खत्म हो गई। एक ये कह रहे हो कि क्या तुम ये सोचते हो कि तुम रिकवर नहीं होगे, तुम होगे, कैसे नहीं होगे। दैट मीन्स कि आपका जो ये स्टेटमेंट है ये मरीज की जुबान को लगाम लगा रहा है। जुगाम को लगाम नहीं लगाना है, मरीज को खुला छोड़ो, बोलने दो, जितना बोलेगा उतना बताएगा, है ना। इस जिंदगी का फंडा है, किसी आदमी का बिहेवियर आपको समझना है तो उसको बोलने दो, वो जितना अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा उतना आप उसके बारे में समझ पाओगे, तो आपके लिए प्लान करना और इंटरवेंशन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग इज ए ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट शुड बी आस्क्ड दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। तो ए यहां पे करेक्ट आंसर होगा, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, which nursing action is most appropriate immediately following the removal of nasogastric tube। एक मरीज का नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आपने रिमूव कर दिया, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव करने के बाद में सबसे एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। एनजी ट्यूब को रिमूव करने के बाद में मरीज का लिए सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा। प्रोवाइडिंग माउथ केयर, ऑस्कल्टिंग बोवल साउंड, ऑफरिंग फ्लूइड, चेकिंग फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। माउथ केयर देंगे, वोवल साउंड को ऑस्कल्टेट करेंगे, फ्लूइड ऑफर करेंगे, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए मरीज को चेक करेंगे। एनजी ट्यूब रिमूव करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन क्या रहेगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर एनजी ट्यूब हटाई आपने, तुरंत बाद में सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये डी आंसर जो लिख रहे हैं ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन चेक कर रहे हैं। आपने ट्यूब हटाई, उधर पेट फूल गया, ये हवा नहीं भर रहे हो पेट में साहब, ऐसा नहीं। ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर का मतलब होता है ट्यूब निकालते ही क्या होगा, तो ट्यूब निकालते ही एब्डोमिनल डिस्टेंशन थोड़ी होगा यार। थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा समझे, कंसेप्ट पकड़े। और कंसेप्चुअल स्टडी कहां करवाई जाती है, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। ये छोटे छोटे पॉइंट, ये छोटी छोटी बातें हर क्लासरूम के अंदर, हर लेक्चर के अंदर बताई जाती है। तो देरी किस बात की, अगर वास्तव में आपके कंसेप्ट नहीं बन रहे, आपको दिमाग में ये लोचा है कंसेप्ट बनने का, ज्वाइन करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, दिमाग बदल के रख दिया जाएगा, ताकि आपका दिमाग उसी तरीके से लगे जो एग्जाम में क्वेश्चन के बारे में सोचना होता है। कंसेप्चुअल स्टडी, कंसेप्ट मैटर मोर। आपके पास में कितना कंटेंट है कोई मायने नहीं रखता है, आपका कंसेप्ट कितना तगड़ा है वो मायने रखता है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, जब भी वो उसको मैं क्वेश्चन पूछता था, बोलता था जवाब तो सी है, अब मैं उसको पूछता था रैशनल है बता, बोले रैशनल है मत पूछ, लेकिन कंसेप्ट बहुत तगड़ा है मेरे पास में, सी ही होता था जवाब साहब, सी ही होता था जवाब। कंसेप्ट इसको कहते हैं, कंसेप्ट होने चाहिए आपके पास में, मैटर नहीं है। मैटर रैशनल देने के लिए मैटेरियल चाहिए, पीछे आपको पूरा ज्ञान चाहिए, लेकिन कंसेप्ट अगर आपके पास में है तो पूरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर को ठोकेंगे। इसलिए आंसर को पकड़े। एब्डोमिनल डिस्टेंशन खोटा है, फ्लूइड ऑफर करने से कुछ भी नहीं होगा, बोवल साउंड को ऑस्कल्टेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथों हाथ कोई नहीं है। इमीडिएट आफ्टर क्या है कि आपने ट्यूब हटाई है, मुंह के अंदर कुछ आया, टेस्ट आया, मरीज को थोड़ा रिगर्जिटेशन हुआ, कुछ हुआ, तो उसको एक प्रॉपर माउथ केयर प्रोवाइड करो। ये सबसे पहला एक्शन है, जस्ट इमीडिएट आफ्टर एनजी ट्यूब फीडिंग रिमूविंग। मोस्ट एप्रोप्रिएट इमीडिएट वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट वर्ड इसलिए पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर ए बनेगा। बी सी और डी ये लेटर एक्शन है, इनिशिएट या इमीडिएट या तुरंत वाले एक्शन नहीं रहेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। An elderly client injured in a fall is admitted with a fracture of the ribs and closed right pneumothorax. The nurse should position the client. एक elderly client है जिसको इंजुरी हुई है गिरने की वजह से, और एडमिट हुआ है फ्रैक्चर ऑफ द रिब एंड क्लोज राइट न्यूमोथोरेक्स। रिब का फ्रैक्चर हुआ है और क्लोज राइट न्यूमोथोरेक्स हो गया, इंजुरी होने की वजह से ये सब हुआ है। मरीज, नर्स जो है वो मरीज को कौन सी पोजीशन रखेगी, है ना, किस पोजीशन रखेगी। फर्स्ट ऑप्शन इन मॉडिफाइड टिनलबर्ग पोजीशन विद द लोअर एक्सट्रीमिटीज एलिवेटेड, सेकंड है इन सेमी फाउलर पोजीशन टिल्टेड टुवर्ड द राइट साइड, थर्ड है इन डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन विद द लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लैट, लास्ट है इन सेमी फाउलर पोजीशन टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं, मॉडिफाइड टिनलबर्ग, लोअर एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड, सेमी फाउलर, tilted toward the right side, dorsal recommended, lower extremity flat, semi fowler, tilted toward the left side। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, जवाब लिखिएगा। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, कौन सा पोजीशन देंगे, कौन सा पोजीशन देंगे, जवाब लिखिएगा। मरीज को क्लोज राइट न्यूमोथोरेक्स हुआ है, फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स एंड क्लोज राइट न्यूमोथोरेक्स, जवाब लिखिएगा। चार ऑप्शन लिखे हुए, जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा, जिस साइड का न्यूमोथोरेक्स होता है
पोजीशन उसी साइड देनी है, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन राइट साइड देनी है और मरीज को सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है। तो करेक्ट आंसर बी बनेगा। सेमी फाउलर पोजीशन के साथ में मरीज को राइट साइड के अंदर टिल्ट कर देंगे, राइट साइड के अंदर टिल्ट कर देंगे। सेमी फाउलर पोजीशन के साथ में मरीज को राइट साइड के अंदर क्या कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, जिससे एक तो क्या होगा, जो फ्रैक्चर रिब है उसमें स्प्लिंट की तरह काम करेगी वो पोजीशन, और दूसरा जो अनइन्वॉल्व लेफ्ट लंग है उसको पूरा इन्फ्लेट होने का जगह मिलेगा। तो एक तो फ्रैक्चर रिब को स्प्लिंटिंग हो जाएगी और एक लेफ्ट लंग जो है वो पूरा आराम से इन्फ्लेम्ड हो जाएगा अगर उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। इसलिए मरीज को हम राइट साइड की तरफ ही मोड़ के रखते हैं। डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन यहाँ पे गलत जवाब है, टर्नलबर्ग, ये दो तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, सेमी फाउलर के साथ में बोला कि लेफ्ट साइड में कर दो, तो लेफ्ट में नहीं करना है, क्योंकि आप लेफ्ट में करोगे तो जो लेफ्ट लंग है जो अभी पंचर नहीं है वो भी दब जाएगा, और राइट वाला तो पहले से पंचर है, तो मरीज की सांस में दिक्कत बढ़ जाएगी। तो जो लंग पंचर है जिसमें न्यूमोथोरैक्स हो रखा है उधर ही पोजीशन दो साहब, सैम वाली साइड में ही पोजीशन दो, अफेक्टेड वाली साइड में ही पोजीशन दो, अनअफेक्टेड साइड में पोजीशन देने की आपको जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू, क्या बात है भाई, क्या बात। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, 5 स्टार रेटिंग के साथ में इस लोगों के साथ में ऐप दिखेगा, इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके रेटिंग कर दीजिए, और वहां पे जैसी ऐप इंस्टॉल करोगे आपके पास में एक और मैसेज मिलेगा आपको कि आपको अवेलेबल है, बैच के अंदर ऐड कर दिया गया है आपको, और आप उस बैच के अंदर जहां ऐड हुए हो वहां पे आप एक फ्री टेस्ट सीरीज का आनंद उठा सकते हो। वो टेस्ट सीरीज जहां पे आपको नॉट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी कंसेप्चुअल एमसीक्यू दिए हुए हैं, उन सारे एमसीक्यू को सॉल्व करो और अपने ज्ञान को देखो कि आपका स्कोर क्या होता है। जो आपका स्कोर होता है उस स्कोर को और बेटरमेंट बनाते रहो वन बाय वन अपने कंसेप्ट को बना के। अब आप कहोगे कि साहब हमारा स्कोर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जो भी आ रहा है, और कंसेप्ट हमारे बन नहीं रहे, प्रॉब्लम है। तो कंसेप्ट को बनाने के लिए एक तो इसी ऐप के ऊपर फ्यूचर के अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन से बेटर ऑप्शन रहता है ऑफलाइन स्टडी, और ऑफलाइन स्टडी नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर चुका है। कंसेप्चुअल स्टडी टीम नोबल लेके आई है, भगत की कोठी, लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, न्यू पाली रोड, जोधपुर। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज 2:30 बजे से लगती है, इवनिंग बैच शुरू हो चुका है। एम्स नॉर्सेट, ईएसआईसी, आरआरबी, बीएचयू, सीआरपीएफ, जीएमसीएच, एमपीसीएचओ, डीएसएसबी, निमहांस, पीजीआई जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए जुड़ जाइए टीम नोबल के साथ में। कंसेप्चुअल स्टडी बेसिक के साथ में वहां पे फुलफिल करवाई जा रही है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए आप लोगों से यही गुजारिश कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। इसी दुआओं के साथ में आप लोगों का भविष्य एक उज्ज्वलता की तरफ बढ़े, आप लोगों के माता पिता जो आप लोगों के लिए सोचते हैं उनके सारे सपने पूरे हो, इसी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत करते रहिएगा, जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो मेहनत के साथ में। इन्हीं दुआओं के साथ में मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।